नमस्कार फ्रेंड। तो पॉलिटी में 80 मार्क्स से 120 मार्क्स की जंप, उसके लिए पॉलिटी में रीडिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही रीडिंग है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसको समझना, उसके नुआंसेस को समझना, वो कैसे फ्रेम होता है उसको समझना, और भविष्य की क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इसी के लिए हमने 2025, 25, 24, 23, 22 और आज 21 का पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, ताकि पॉलिटी में आपके पूरे मार्क्स आ सके। इस क्वेश्चन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें हम एग्जामिनर के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास होगी, आप इसको देखिए, समझिए, और होपफुली 2026 का मुझे श्योर है कि आप इस तरह से क्वेश्चनों को बनाए तो आप एग्जाम जरूर क्रैक कर पाएंगे। तो आइए जरा सवालों को देखना शुरुआत करते हैं। वेलकम टू दी सेशन, लेट्स बिगिन दी सेशन, और क्वेश्चनों को हम ट्राई करते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन की अप्रोच बताने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके लिए हाईली हाईली फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 2021 पहले की भी क्लासेस आपके लिए लगी हुई हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। अब समय रहा तो पॉलिटी के अलावा भी हम क्वेश्चन करेंगे, पर आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। कहां से हमारे क्वेश्चन शुरुआत हो रहे हैं, इसको जरा हमें एक बार देखना होगा। पॉलिटी का क्वेश्चन पहला 42, ये क्वेश्चन है। क्या इससे पहले भी कोई क्वेश्चन है? जरा देख ले। नहीं, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं है। 42 से ही क्वेश्चन शुरुआत हो रहे हैं। अगर अच्छा रहेगा कि आप अगर अच्छे से अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी के क्वेश्चनों से ही अपनी शुरुआत करें। अब ये 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसको जरा हम देखते हैं। 42 से हम शुरुआत करते हैं। यस, क्या कह रहा है? पहले हमको फॉर्मेट समझना है। 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे है। हमारी पहली लर्निंग क्या होती है बच्चों? हमारी पहली लर्निंग ये है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, कि एक्ट से काफी सवाल आते हैं और एक्ट के प्रोविजन को हमको रट जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेट क्या है? आसान फॉर्मेट है। अधिकतर इस फॉर्मेट में यूपीएससी का एग्जामिनर क्या करता है, बहुत जान लगाता है कि पहली स्टेटमेंट में वो आपको कंफ्यूज करे। हमको हिंट देखने हैं कि वो किस तरह से देखेगा। तो हमारी पहली लर्निंग है कि हमको एक्ट पर ध्यान देना है। हमने प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा है कि ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक्ट पर क्या आता है? क्वेश्चन आता है। 1935 के एक्ट पर ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर में भी हमने ये देखा। अब एक्ट पे क्या पूछा है, कैसे हम हिंट्स की तरफ ध्यान देंगे, इसको जरा आप देखिए। हाउ डू यू लुक फॉर हिंट्स? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 35 का क्वेश्चन, ये 99 का क्वेश्चन है। रिकमेंड एक 1919 डाल दिया, एक 1935 डाल दिया। ग्रांटिंग दी वोटिंग राइट टू ऑल द वुमेन अबव एज ऑफ 21। अब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में देखना है कि यहां लिख दिया है ऑल, और ऑल में भी लिख दिया है वुमेन को, जबकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सभी को भारत में इंडिपेंडेंस के बाद मिला था। 1951 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मिला था।
तो यहां ये ऑल कह रहा है कि सबको दे दिया था। एक बार को ये बात हम मान ले कि हमें नहीं पता 99 में वुमेन को दिया था या नहीं, पर ये ऑल वुमेन को दे दिया, जबकि हमारे यहां तो लिमिटेड दे रहे थे। कौन? ब्रिटिशर। इसीलिए ये ऑल इसको गलत बना देता है। और अधिकतर बार पहली स्टेटमेंट गलत ही होती है क्योंकि उसमें बहुत जान लगाता है। तो हिंट आपने देखा, ऑल एक हिंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़िए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave वुमन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर। ये कह रहा है वुमेन का रिजर्वेशन आया था 1935। जी हां, आपकी लक्ष्मीकांत में ये फैक्ट दिया हुआ है। क्या कह रहे हो? क्या ये लक्ष्मीकांत में फैक्ट दिया हुआ है? यस, लक्ष्मीकांत में ये फैक्ट दिया हुआ है। मैं अपनी क्लासेस में इस फैक्ट को पढ़ाता भी हूं। मैं अभी आप उसको आपको दिखाने का भी प्रयास कर। चलिए इसको देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए देखना। ये देखिए, अब इन्होंने बोला हम मानेंगे नहीं, हम डिप्रेस क्लास के लिए भी लाएंगे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए पूना पैक्ट हुआ और उनको रिजर्वेशन मिल गया। अब इन्होंने बोला महिलाओं को भी हमको बढ़ाना है, तो ये वुमन लीडर के लिए भी 1935 में इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरल कुछ जगह हम करेंगे। आ गए, यानी वुमेन और लेबर के लिए भी इन्होंने अलग से सेपरेशन का व्यवस्था बनाई। द आंसर इज यस, इन्होंने अलग से व्यवस्था बनाई। इन्होंने क्या बोला? तो देखा आपने, यहां पे क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट सवाल यूपीएससी इस एरिया से पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि क्या आ गया ये दिया गया है। हाँ, लक्ष्मीकांत में ये फैक्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, इसको आपको देखना है। ठीक है, अब हमारी लर्निंग ये है, एक्ट आपको याद होनी चाहिए। इसका आंसर बन गया बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं। लास्ट में है इस पेपर में क्वेश्चन। यहां पर देखिए 77 इजी क्वेश्चन है बच्चों। कैसे इजी क्वेश्चन है? ध्यान से आप पढ़ेंगे, फॉर्मेट फिर वही है। We adopted the parliamentary democracy based on British model, but how does our model is different from that model? लक्ष्मीकांत में इसमें दिया गया है, यस, लक्ष्मीकांत में इसमें दिया गया है। अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कभी कभी आपको ओपन रहना है, पहली स्टेटमेंट पढ़कर यस नो नहीं करना, दूसरी पढ़नी है, या आप डायरेक्टली दूसरी से भी शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं सेकंड वाली पहले पढ़ रहा हूं और मैं इसमें देख रहा हूं कहां गलत या सही लिखा हुआ है। आई विल लुक फॉर रॉन्ग इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनली और अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहता है कि इन इंडिया मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट, कि भाई एक एक्ट जो कि चेंज कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को,
जिसको बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, रिफर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। क्या भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने का प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच को बनाता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही वो कर सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की जरूरत नहीं है। यहां ये दो स्टेटमेंट इसको रॉन्ग कर देती हैं और यहां डिफरेंस पूछा गया है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का रिफर करने का हमारे यहां कोई प्रोविजन नहीं है। तो इन दो वर्डों से हमने पता चला दिया कि ये वर्ड फिट इन किए गए हैं। एक्स्ट्रा वर्ड बच्चों, एक्स्ट्रा वर्ड यूपीएससी डालता है, उसको पहचान लेने से अपना सवाल निकल जाता है। तो आपने इसमें पहचान लिया। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, एज रिगार्डेड टू लेजिस्लेशन the British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited। ये वाली स्टेटमेंट सही है कि भारत में पावर लिमिटेड है। इस स्टेटमेंट को एक बार इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। In India, matter related to constitution amendment of an act, parliament are referred to constitution of the act of parliament, जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, आर रिफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय सुप्रीम कोर्ट। यस, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है तो उसको रिफर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। जबकि ब्रिटेन में ये ताकत नहीं है, इंडिया में ये ताकत है। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा बेटा। दोनों में यही अंतर है कि इंडियन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से बंधी हुई है, आर्टिकल 13 से बंधी हुई है, सेंटर स्टेट रिलेशन से बंधी हुई है, फेडरलिज्म से वो बॉन्डेड है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसके ऊपर ये एक अंकुश है। और दूसरा हमारे यहां क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट भेजती है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा। इधर देखिए, अब ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। जो कि आपको अच्छे से दिख पाए बच्चों। यहां से देखते हैं, दो स्टेटमेंट है यूनियन गवर्नमेंट के, उसके लिए क्या कहती है, विद द रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट एन गोपाल स्वामी अंगर कमेटी, कोई कमेटी बनी थी, suggested that a minister and secretary to designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। तो उसने कहा कि भाई एक मिनिस्टर होना चाहिए और सेक्रेटरी होना चाहिए, और वो सोलली देखे, ऐसा नहीं हो सकता कि सोलली यही हूं। आपने ये देखा कि सोलली वर्ड लिखा आ जाए, ऑल लिखा वर्ड आ जाए, तो ये वर्ड क्या होते हैं, ये वर्ड
एक्सट्रीम कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भाई एक ऐसी कमेटी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को प्रमोट करेगी, इसमें सिर्फ 2 ही लोग हों, और वो एक उसमें से कौन हो, एक मिनिस्टर हो, दूसरा सेक्रेटरी हो। अरे भाई, इन्हीं के खिलाफ तो चेकिंग करनी है। तो पहले स्टेटमेंट में बहुत जोर लगाया है और सोलली लेकर आया है, तो अप्रोच क्या लेनी है, इसको आप गलत मान लेंगे। In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administration Reform Commission. 1966 किस पर सवाल है? लॉ बेस्ड सवाल है। हमारे ये लर्निंग ले चुके हैं कि लॉ हमें पता होने चाहिए, अधिकतर सवाल लॉ बेस्ड ही पूछे जाते हैं। कौन से बेसिस पर पूछे जाते हैं? लॉ के बेसिस पर पूछे जाते हैं। प्लेस अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज। अब सीधी सीधी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको डाउट आ सकता है प्राइम मिनिस्टर इसका चार्ज था या कोई और था, बट आपको एक अटेम्प्ट लेना है, आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, बी मारना चाहिए, और बी इसका आंसर है। लर्निंग क्या है, किसके अंडर है, ये आपकी लर्निंग है। ये आपको अगर पता रहेगा तो चीजें होंगी। तो जितनी भी कमेटी हैं उनका ईयर, उनका ऑब्जेक्टिव और उनकी प्राइमरी रिकमेंडेशन, उसको आपको अप्रोच में लाना है। अब आइए राइट टू प्राइवेसी। 3-4 बार सवाल आया है, आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन आपके लिए यहां लर्न करने के लिए कौन सी चीज है कि भाई मुझे आर्टिकल पता होने चाहिए कि आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, 21 में क्या है। एक लर्निंग तो ये है कि आई शुड रिमेंबर दी आर्टिकल्स। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर फॉल करता है, और इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं जो चर्चा में चल रहे हैं, विच आर इन डिस्कशन, वो क्या हो सकते हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंस के हो सकते हैं। तो कोई न्यू केसेस भी चल रहा हो तो आप प्लीज उसको क्या कीजिएगा, उसको देखिएगा। चलिए अगला इंटरेस्टिंग सवाल है, फॉर्मेट देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। मैं इसको आपको प्योर दूसरे रूप में शेयर करता हूं जो कि आप अच्छे से समझ सकें। ये है आर्टिकल 80। क्या कहता है, फॉर्मेट क्या है इसका? इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है बच्चों। फॉर्मेट सही करने, आप अच्छे से देख सकें, ये मेरा इंटेंशन है। ये फॉर्मेट है इस सवाल का। पढ़ते हैं, अप्रोच देखिए पहले। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां क्या है, ये बता रहा है कि एक स्टेटमेंट तो गलत है ही, वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट 2 स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो सकती। ठीक है, 2 स्टेटमेंट भी क्या हो सकती हैं, रॉन्ग हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे, देखते हैं। थोड़ा छोटा किया मैंने। इन इंडिया देर इज नो लॉ, इस पे आपको फोकस करना है, रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फॉर कॉन्टेक्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि एक इलेक्शन के अंदर कोई कैंडिडेट 3 जगह भाग ले, पार्टिसिपेट करे, इससे रोकने के लिए कोई लॉ नहीं है। अब जब भी भारत में आपको इस तरह के नेचर का सवाल आ जाए जहां क्या लिखा हो, नो लॉ इज देयर, वो अधिकतर गलत होता है। कोई ना कोई लॉ जरूर होता है बच्चों। क्या होता है? कोई ना कोई लॉ जरूर होता है हर एक चीज के लिए। तो लॉ
रहेगा। जहां नो लो हो वो अधिकतर स्टेटमेंट गलत होती है, पर आप ओपन रहिए, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चले जाइए। इन पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है, यही लॉजिक है इसमें। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम श्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सॉरी मैं इस वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। तो अब हमने पहले भी देखा था, जब भी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो और जिसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो बच्चों कि 1935 में ऐसा हुआ था, सबसे पहले ऐसे हुआ था, फर्स्ट टाइम ये हुआ था, तो कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, वो अधिकतर बार पॉलिटी में राइट होता है। क्योंकि इतना यूपीएससी को मालूम है कि इतना रटना, यूपीएससी को मालूम है कि इतना मगिंग अप करना किसी भी स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। चलिए इसको भी हम ओपन रख देते हैं, थर्ड पर चलते हैं। एज पर एग्जिस्टिंग रूल, इफ अ कैंडिडेट कंटेक्ट्स फ्रॉम वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन। वाह, कि भाई अगर कई से जीत जाता है मैनी से लड़कर, एंड टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेकेट बाय हिम और हर इन द इवेंट विनिंग ऑल दी सीट। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द इलेक्शन। सब पे जीत जाता है और वेकेट करता है। एज पर एग्जिस्टिंग रूल, कि ऐसा रूल कहता है, या एज अ रूल, ऐसा भारत में कोई रूल नहीं है, दो जगह लोग लड़ते ही हैं, तो थर्ड हमारा आसानी से कट रहा है। आपको पता ही है कोई ऐसा रूल नहीं होता। अच्छा, अब या तो सेकंड ठीक है या फर्स्ट ठीक है। अब भारत में क्या इलेक्शन को लेकर कोई रूल ही नहीं है? तो भाई रूल है, हमको ये याद है कि 2 सीट्स पर लोग अभी लड़ रहे हैं। 3 को बार किया गया था इसी के बाद। हमारे यहां इलेक्शन के लिए कौन सा रूल है? पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ये एक्ट है। तो कहना कि भारत में कोई एक्ट नहीं है, ये गलत है। हम जरा इसको एनालिसिस में देखते हैं। तो बच्चों देवीलाल का हम केस देखते हैं। देवीलाल जी और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कैसे चेंज हुए। तो 1991 के जनरल इलेक्शन में सीकर, फिरोजपुर, रोहतक 3 सीट से लड़े, क्योंकि आरपीए 1951 में कोई कैप नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट ज्यादा लगता है, तो 96 में एक चेंज किया गया और बोला गया कि मैक्सिमम 2 सीट से आप लड़ सकते हैं, और 2 में भी आपको 10 डेज के अंदर बताना पड़ेगा कि आप कौन सी सीट वेकेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आरपीए का सेक्शन 33/7 में चेंज आया। पहले लोग कितनी भी लड़ सकते थे, लेकिन आज 2 ही सीट लड़ सकते हैं, और आज भी कोई फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं है कि पैसा कैसे रिवर किया जाएगा। तो हमारी लर्निंग क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हमारी लर्निंग है कि जब भी 2 स्टेटमेंट दी गई, कहीं पर नो लॉ लिखा हो, तो अधिकतर बार वो स्टेटमेंट क्या होती है, रॉन्ग होती है। और कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, जैसे हमने अभी एथिक्स की कमेटी भी देखी थी कि एथिक्स कमेटी जब शुरुआत में बनी तो इट वाज अ एड हॉक कमेटी। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये एनालाइज किया था, वो अधिकतर बार सही रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू भी हम काफी कुछ सीख गए।
तो इसका आंसर बी है बच्चों। आगे बढ़िए। अब आइए, जुडिशियल कस्टडी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको जरा हम देखते हैं। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? व्हाट इज अ जुडिशियल कस्टडी? मीनिंग पूछा है। जुडिशियल इन जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन अ जुडिशियल कस्टडी ऑफ अ कंसर्न मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के अंडर रहता है। अंडर सच एक्यूज इज लॉकअप इन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में बंद होता है, नॉट इन जेल। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये जेल क्यों लिखा है, जेल में क्यों लिखा है, पुलिस क्यों लिखा है? मतलब यहां कुछ हमसे वो जानना चाहता है। ड्यूरिंग द जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जुडिशरी के व्यक्ति के अंदर ये केस आएगा। अब इससे हम क्या डिसाइफर कर सकते हैं? बहुत सारे टाइम में अब पॉलिटी के अंदर पुलिस रिफॉर्म, जेल रिफॉर्म, इस पर भी क्या आने लगे हैं? क्वेश्चन आने लगे हैं। पेरोल पे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये सब चीजें हमको क्या होनी चाहिए बच्चों? पता होनी चाहिए। वी शुड रिमेंबर दीज थिंग। तो अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। इसके लिए जरा इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? व्हाट इज अ जुडिशियल कस्टडी? मैं आपको थोड़ा जुडिशियल कस्टडी के बारे में बताता हूं। ये जुडिशियल कस्टडी के बारे में दे रखा है। व्हाट इज अ जुडिशियल कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी रिफर टू अ सिचुएशन, थोड़ा और शायद बड़ा करने की जरूरत पड़े। Judicial custody refer to a situation where accused person is a person kept under the custody of the court. In practice, this means individual is lodged in prison under the authority of a magistrate. तो prison के अंदर रहेगा लेकिन मजिस्ट्रेट के अंदर। रादर बीइंग लॉज एट दी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में नहीं रहता, जेल के अंदर रहता है। लोकेशन क्या रहती है? सेंट्रल जेल, पुलिस नहीं रहती। यही पहले में ट्विस्टिंग की गई थी। अथॉरिटी किसके अंदर रहता है? मजिस्ट्रेट उसको देखता है, क्योंकि कस्टडी क्या है? जुडिशियल कस्टडी है। पुलिस कैन इंट्रोगेट अक्यूज्ड विदाउट, कैन नॉट इंट्रोगेट द अक्यूज्ड विदाउट स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कहां दिया गया है ये प्रोविजन? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। यूजुअली क्या कब होता है? जब पहले होता है पुलिस कस्टडी, पहले 15 डेज के लिए, जहां पर उसको पुलिस स्टेशन के अंदर ही रखा जाता है और उससे इनिशियल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। अब यहां ध्यान से समझिए कि शुरुआत में होगी पुलिस कस्टडी, लॉकअप में रखा जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की होगी। उसके बाद उसको जेल में शिफ्ट किया जाएगा, प्रिजन में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उसका ट्रायल बढ़िया तरीके से हो सके, सेफ कस्टडी में वो हो। अगर पुलिस को उसके बाद कोई इंट्रोगेटेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट जेल सुपरिटेंडेंट को कहेगा कि भाई इनको मिलने दिया जाए, तब आप मिलोगे। तो जब अरेस्ट होती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास
फिर रिमांड के लिए पुलिस रिमांड मांगती है फॉर क्वेश्चनिंग, और या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है कि एविडेंस टेम्पर ना हो। बेल 90 दिन के बाद अगर सही से चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो बेल मिल सकती है। तो भाई राइट्स क्या हैं? जब वो जुडिशियल कस्टडी में होता है तो लीगल काउंसिल उसको मिलेगा, मेडिकल एग्जामिनर उसका होगा, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट उसका होगा। और उसे क्या होगा? राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन। ये उसको क्या मेरे बच्चों, उसको ये बताया जाता है। ये आपने देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था, जुलिस उल्टा करके लिख दिया है कि भाई जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट के अंदर होती है, यहां तक ठीक लिखा, एंड लिख के गलत लिख दिया कि लॉकअप होगा वो पुलिस स्टेशन में, जो कि क्या हो गया? गलत। यहां क्या होना चाहिए? यहां प्रिजन होना चाहिए। इन जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट एंड सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? अप्रूवल लगती है कोर्ट की, जो भी इंट्रोगेशन है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे 83 क्वेश्चन। ये क्या कहता है? रेफरेंस टू इंडिया। अब दो स्टेटमेंट है बच्चों, आप चाहें तो ट्विस्टिंग देख सकते हैं, पहले ही कैन नॉट देख सकते हैं। When a prisoner make out a sufficient case, a parole cannot denied to such prisoner because it becomes a matter of his right। कह रहा है कि जब प्रिजनर एक केस बना देता है कि मेरी शादी है, मेरे को घर जाना है, मेरी बहन की शादी है, मेरे को काफी समय हो गया है, मेरा टाइम काफी हो गया है, तो फिर प्रिजन को बेल मिलनी ही चाहिए, उसको रोक नहीं लग सकती। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट में कैन नॉट क्यों लगाए? इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि पे रोल इज द राइट ऑफ अ पर्सन विच कैन नॉट बी डिनाइड। जहां कैन नॉट आ जाता है वो भी लॉ के अंदर, वो थोड़ा एक ट्रिकी एरिया हो जाता है। क्यों बच्चों? वाई इट इज ट्रिकी? बिकॉज आपने देखा था बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहां पर सरकार अगर चाहे तो रोक सकती है, लोगों को फ्रीडम को रोक लेती है ना? बहुत सारे राइट्स को सस्पेंड कर देती है सर्टेन ग्राउंड पे। तो कैन नॉट डिनाइड ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, उसका राइट होता है, उसे दी जानी चाहिए। अगर यहां कैन आ जाए कि हाँ भाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम वेयर a prisoner fulfill the certain ground, the payroll can be granted, तो सही हो जाएगा। यहां कैन नॉट लगकर अब इसका रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। क्या? यहां पर रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है, प्योर रीजनिंग का सवाल है। क्या? प्योर किसका सवाल है? प्योर रीजनिंग का सवाल है। क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेट गवर्नमेंट हैव हिज ओन प्रिजन रिलीज ऑन पेरोल रूल। तो देखें, प्रिजन के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बच्चों, तो इसीलिए अब थोड़ा सा गवर्नेंस प्रिजन रिफॉर्म ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं। और हमको पता है कि प्रिजन का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? और उनके अपने अपने रूल होते हैं। कई बार पेरोल को लेकर करंट अफेयर में क्या रहा है? इश्यूज भी रहे।
तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये रिपीट क्वेश्चन है। At the national level, which ministry is a nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribe and other traditional right recognition of Right Act 2006? Scheduled Tribe किसके अंडर आती है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो फॉरेस्ट के राइट्स हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है। इससे हमारी लर्निंग क्या है? मिनिस्ट्री जानो, एक्ट जानो। क्या बच्चों? मिनिस्ट्री जानो, एक्ट जानो। मिनिस्ट्री एंड एक्ट बेयर मिनिमम, ये हमको जानने चाहिए। दिस इज आवर लर्निंग। तो इसमें डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है। जब भी आपसे मीनिंग पर सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Whenever a question asked from you on the meaning, then don't look for the options. Try to first decipher the statement, the crux of the statement. Only then you can do it, you can solve it. If you look at the option, you will be puzzled. आप puzzled हो जाएंगे। तो हम अभी ऑप्शन नहीं देखेंगे। We will not look for the option, we will simply look for the meaning. A legislature which is conferred on the executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power। क्या कह रहा है? लेजिस्लेचर ने किसी एग्जीक्यूटिव को क्या कर दी है? पावर दे दी है, अनकंट्रोल पावर दे दी है, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ which violate which one of the following article of the constitution it violate। कि सिंपली भाई लॉ ने एग्जीक्यूटिव को बोल दिया अपनी मनमानी करो, अनकंट्रोल वे में चले जाओ। तो ये तो क्या बच्चों रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। कि यहां तो मनमानी हो रही है और इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट जाने का मतलब होता है ये आर्टिकल 14 का क्या है? उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 14 का। अब हमने यहीं से डिसाइफर कर लिया। अब ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। आर्टिकल 14 है, यस। आर्टिकल क्या? आर्टिकल 14 दिया हुआ है, तो ए आंसर होगा। आर्टिकल 28 रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर यहां आगे लिख देता विच हैम्पर द राइट टू रिलीजन, तब 28 हो जाता। अगर ये लिख देता विच हैम्परिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, तब ये 32 हो जाता। 44 में तो कॉमन सिविल कोड है। अब कभी आप देखिएगा यूपीएससी यूपीपीसीएस की तरह आर्टिकल लिखकर आपसे सवाल पूछेगा। पर यहां पर हमारी क्या लर्निंग है बच्चों? व्हाट इज आवर लर्निंग? आवर लर्निंग इज वेरी वेरी सिंपल कि हमको स्टेटमेंट डिसाइफर करना। अब यहां कोई फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं थी, ना रिलीजियस राइट की बात थी, ना उसकी थी, सिंपली रूल ऑफ लॉ की बात थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात थी। तो आप नीचे ना पढ़ें, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज इन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14। अगर यहां सुप्रीम कोर्ट की बात हो जाती तब आपका 32 आंसर सही होता। आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल है, मीनिंग पर बेस सवाल है, और मैं अब आपको मीनिंग पर बेस सवाल कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं। एक सवाल करेंगे और लर्निंग लेंगे।
एग्जामिनर के माइंड को रीड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज इसेंशियल फीचर ऑफ इंडिकेट दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। इंडियन पॉलिटी के बारे में सवाल है और उसके फेडरल फीचर के बारे में सवाल है। तो सबसे पहले फेडरल फीचर क्या होती है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, ये हमको पता है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड देन इन पंचायती राज व्यवस्था। तो डिवीजन ऑफ पावर को रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब हमें डिवीजन ऑफ पावर देखना चाहिए। जहां ये नजर आ जाए, आप क्या कर रहे हैं? यू आर फोकसिंग ऑन डेफिनेशन। आप किसको देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यू आर फोकसिंग ऑन डेफिनेशन, यू आर फोकसिंग ऑन मीनिंग। आप जब इस तरह की स्टेटमेंट आए तो मीनिंग पर फोकस कीजिए, वहीं से आंसर आएगा। अब आइए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द फीचर। पर पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, फर्स्ट स्टेटमेंट पे आप ओपन रहिए ऑलवेज। फर्स्ट स्टेटमेंट पे प्लीज बी ओपन, क्योंकि वहां एग्जामिनर एक्स्ट्रा माइंड पुट कर रहा है कि वो क्या करे, आपको बेवकूफ बनाए। तो कभी कभी पहली स्टेटमेंट छोड़ देनी चाहिए, नीचे से पढ़ना चाहिए। दूसरा, आप काटिए, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल कोर्ट ऑफ लॉ। फेडरलिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, फंडामेंटल राइट से ही काट सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट कैन बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड फ्रॉम रीजनल पार्टीज, कोई लेना देना नहीं है इससे। अब देखिए, जब मीनिंग के सवाल आते हैं तो दो ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं। द यूनियन हैज इलेक्टेड, यूनियन लेजिस्लेचर हैज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। अब देखिए, यहां सेंटर भी आ रहा है और क्या आ रहा है, और स्टेट भी आ रहा है। और यही इसका फीचर है, यूनियन गवर्नमेंट सेंटर को डिनोट करता है, यूनिट्स स्टेट्स को डिफेंड करते हैं कि लोकसभा के अंदर दोनों के प्रतिनिधि होंगे। राज्यों से भी लोग आते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा भी है प्लस राज्यसभा भी है। राज्यसभा किसकी बात करती है? स्टेट्स की बात करती है। किसकी बात करती है बच्चों? स्टेट्स की बात करती है। तो ये आपको क्या करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब इन दो में अगर आपको कंफ्यूजन है तो लुक फॉर अ क्लोजर ऑप्शन, a comprehensive स्टेटमेंट। आपको क्या करनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट पर नजर डालनी चाहिए। क्या बात क्लियर हुई बच्चों? कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट पर नजर डालनी चाहिए। तो बी इसका आंसर बना। तो मीनिंग में के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को निकालो, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन को हटाओ, क्लोजर इंफॉर्मेशन को ट्रैक करो और मोर होलिस्टिक
और कॉम्प्रिहेंसिव पर जाओ। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए मीनिंग के क्वेश्चन में। दिस शुड बी योर अप्रोच। और पहली पर उस पर रहो। अब देखो फिर इसी नेचर का सवाल आया है। क्या उसी नेचर का सवाल आया है? यस, उसी नेचर का सवाल आया है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बच्चों, ये बताओ कि स्टेट के लिए कौन सा क्या है सही शब्द है। अब हमें बेस्ट डिफाइन स्टेट, अब हमें उसी अप्रोच पे इररेलीवेंट वर्ड को काटना है। तो हम इररेलीवेंट को देखना चालू करते हैं। देखिए मैंने बिगैर पढ़े ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन काट दी। यही इसका तरीका है। क्या तरीका है? अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, पहले चौथे से चलिए। इट इज अ सोसाइटी हैविंग अ परमानेंट टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है? किंग भी हो सकता है सेंट्रल अथॉरिटी, तो कोई भी हो सकता है, डिक्टेटर भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन जो स्टेट के चार पिलर होते हैं, क्या? सोरेनिटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट और क्या होता है? टेरिटरी होना जरूरी है, गवर्नमेंट होना जरूरी है और पर्सन होने जरूरी है। ये चार चीजें जरूरत है। अब इसमें तो चारों चीजें आई नहीं, प्लस उल्टी सीधी बात चल रही थी। ये देखिए, अब यहाँ जिनका एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो एक लॉन्ग टाइम पर रह रहे हैं डेफिनेट टेरिटरी पर। अब यहां पर गवर्नमेंट इन्होंने लिखा, पर्सन भी इन्होंने लिखा, पर फ्री नहीं लिखा कि वो क्या है, सोरेन है। अब इधर देखिए, मीन्स ऑफ सब्सटेंस, यहां कल्चर डाल दिया है, यहां ट्रेडिशन डाल दिया। अब यहां आप देखिए, अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल विद डेफिनेट टेरिटरी, ये दो क्लोज डाले हैं। अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट नेचुरल राइट, यहां नेचुरल राइट डाल दिया। एंड सेफ गार्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां क्या है? पीपल है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, पर सोरेनिटी नहीं है। और ये फालतू की बात डाली है। फालतू बात आप ऐसे ही हटा दो। अगर आप इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन हटाना सीख गए तो आपका सवाल निकलेगा बच्चों, बिल्कुल निकलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आप रीड कीजिए। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन permanently occupying a definite territory of territory independent of external control, possessing an organized government। ये क्या है? एकदम स्मूथ सेलिंग है। चारों फीचर इसमें आ रहे हैं। कम्युनिटी है, पर्सन है, डेफिनेट टेरिटरी है, एक्सटर्नल कंट्रोल से इंडिपेंडेंट है और ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है। एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने क्या सीखा? जब मीनिंग होती है तो मीनिंग एकदम एग्जैक्ट होती है, एकदम शार्प होती है। तो जब भी आप इस तरह के सवाल करेंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों?
आप क्या देखेंगे, आप इस तरह की स्टेटमेंट को देखेंगे। हमने ये डिसाइफर कर लिया। लर्निंग हमारी ये है कि इररेलेवेंट डेटा को आप क्या कीजिए, इररेलेवेंट डेटा को आप हटा दीजिए। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, 88 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इंडियन जुडिशरी के बारे में क्वेश्चन है। फॉर्मेट आप देख लीजिए, वर्ड देख लीजिए। कैन बी, एज, डज। तो with the reference of Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of Supreme Court India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by Chief Justice of India with the prior permission of Supreme President of India. बिल्कुल ठीक है, ये कैन भी लिखा है तो हमारी और भी आशा इससे बनती है। अब a High Court of India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does। अभी बड़ा ही क्लासिकल केस है। क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट पर भी रिव्यू करने की वैसी ही पावर है जैसी सुप्रीम कोर्ट के पास है। एज और डस का मतलब क्या होता है? एज और डस का मतलब है बिल्कुल वैसी ही, जैसी, मतलब दोनों एक ही तरह की, एक ही बात करते हैं। मतलब ये आपने फर्स्ट लेयर लगाई और अगर मैं सेकंड लेयर लगाऊं डिफरेंट पेन से तो कैसे होगी? कुछ वो इस तरह से होगी। तो वैसी ही शक्ति है, बिल्कुल वैसी ही शक्ति है। तो इसका आंसर है नो। वैसी शक्ति कैसे हो सकती है? दोनों की शक्ति में कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। अगर वो बोलता सिमिलर तो कुछ समझ में बात आती भी, पर ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों स्टेटमेंट सही नहीं है, जरा इसको हम देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन आप देखिए, दोनों की ताकत अलग अलग जगह दी गई है, इसीलिए ये कभी एक हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट की ताकत दी गई है आर्टिकल 137 में, हाई कोर्ट की ताकत दी गई है रिव्यू करने की 226 में और सीआरपीसी में। यहां पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, यहां उसने पावर ली है और सीआरपीसी ने दी है। यहां एक्सट्रीम पावर है उसके पास। अगर कहीं भी ग्रॉस जस्टिस का वायलेबल हो रहा है तो वो कर सकता है, क्रिमिनल पर भी वो कर सकता है। यहां क्या है, यह ऑर्डर से दी गई है। ऑर्डर नंबर 47, देर इज नो पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस। ये देखिए, क्रिमिनल केसेस में वो अपने निर्णयों को रिव्यू नहीं कर सकता, ये सेक्शन में दिया हुआ है। तो आपने क्या देखा कि बहुत सारा अंतर है। अब हमारे लिए लर्निंग क्या है, ये देखो, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ये वाली पावर है 142। तो रिव्यू के संदर्भ में एक्ट अलग अलग हैं बच्चों। ये देखो 137 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्लिसिटली ग्रांट सुप्रीम कोर्ट टू पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और मैटर मेड बाय इट। एनी, कोई भी कर सकता है वो। दिस इज स्पेसिफिक स्टैंड अलोन पावर, लेकिन हाई कोर्ट को नहीं है। सरप्राइजिंगली कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन review power to high court, instead high court derive this power from two places,
इनहेरेंट पावर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। दूसरा सीआरपीसी जो अब भारत न्याय संहिता में बदल गया है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? हायर करी हाई कोर्ट के पास सीआरपीसी के तहत भी ताकत है। ठीक है, तो एज इट इज अब हमारी लर्निंग क्या है इससे बच्चों? व्हाट इज आवर लर्निंग? आवर लर्निंग इज, जब भी एज इट इज पूछे तो वो सही नहीं होता। दोनों के पास रिव्यू की ताकत तो है, पर सोर्सेज अलग अलग हैं, स्कोप अलग अलग हैं। इसको आप क्या रखेंगे? इसको आप याद रखेंगे कि स्कोप अलग अलग हैं और पावर अलग अलग है। तो हमारी लर्निंग क्या है? एज इट इज, कभी भी कोई चीज, दो चीजें, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो चीजें एज इट इज नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन आइए 89। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब 89 को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये पहले फॉर्मेट देख लो। कैन नॉट लगा हुआ देख लो, कैन लगा हुआ देख लो, ओनली देख लो। यानी ये फॉर्मेट ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट तो गलत है ही है, लेकिन दो भी गलत हो सकती हैं, तीनों स्टेटमेंट राइट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका आंसर सही हो। वाई? ये भाई स्कोप बढ़ रहा है आपके पास सही और वो ढूंढने का। अब देखिए, देर इज ओनली वन मेंबरशिप, क्या है? विद द रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के संदर्भ में बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। अब सिटीजनशिप तो आपको पता ही भारत में सिंगल मिलती है, पर डोमिसाइल के बारे में लोग पढ़ते नहीं है। कोई बात नहीं, हम पहली स्टेटमेंट के बारे में सीख चुके हैं कि यूपीएससी जान लगाता है हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमें ओपन रहना है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। गलत है। भारत में आप एक्वायर भी कर सकते हैं सिटीजनशिप, कई तरीके हैं, और कोई भी भारत में एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, हम जानते हैं। अब किसमें हम देखें, अगर वो कैन लगा देता तो भी ये मुश्किल थी, लेकिन उसने दो जगह ये गलत लिखी, ओनली भी गलत लिखा और बाय बर्थ भी गलत लिखा। तो कितने हिंट दिए उसने? दो हिंट दिए। इसीलिए मैं कहता हूं ऑलवेज लुक फॉर हिंट। यूपीएससी पढ़ने का जितना एग्जाम है, उतना ही एग्जाम किस चीज का है? यू शुड ऑलवेज लुक फॉर हिंट्स। आपको हमेशा हिंट्स को देखना चाहिए। तो दूसरा गलत हो गया। अब थर्ड पर पूरी बात टिकी है। थर्ड सही हो गया तो हमारा सही निकल आएगा। अब ढंग से पढ़ेंगे। अ फॉरनर वंस, अब ये भी एक एडिशन करता है इसी तरीके से। वंस ग्रांट अ सिटीजनशिप, एक्सट्रीम वर्ड है। कैन नॉट, वंस और कैन नॉट लिखकर बी डिप्राइव एनी सर्कमस्टांसेस। अब ये तीन वर्ड चाहे आपने ना भी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तब भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल ये सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भाई एक बार मिल गई तो भी क्या हुआ। गवर्नमेंट तो हमेशा क्या करती रखती है, पावर रखती है कि किसी को कभी भी गलत तरीके से किसी ने एक्वायर की है, किसी ने छोड़ दी है, तो वो हटा सकता है। तो क्या होता है? थर्ड गया।
थर्ड गया, तो आंसर ए बन गया। ओनली वन सिटीजन एंड वन डोमिसाइल, तो अब इसको हम क्लियर नहीं थे, पर कोई बात नहीं, हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया, हमारा स्टेटमेंट सही बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन पर आप ओपन रखो, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो रिलेशनशिप के सवाल, कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन डी से है, डी बी की बहन है, तो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट में हम क्या कर पाते हैं, स्टेटमेंट को क्लियर कर पाते हैं। उसी प्रकार की कुछ यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही, क्या हो रही है, उसी तरह की यहां पर कुछ बात हो रही। हमको ये बात समझ में आ गई। इसीलिए फर्स्ट पर आप ऊपर होने चाहिए, पहले पढ़िए स्टेटमेंट्स को, आपको बहुत फायदा होगा, सवाल वैसे ही निकलने लगे। 90 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको जरा हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज विच वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। एक आदमी के पास बेस्ट सेफ गार्ड क्या है। अब पहले ऑप्शन को आप देखिए, हाँ भाई कमिटेड जुडिशरी होगी तो आदमी की लिबर्टी बनी रहेगी। फिर आप देखिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, इसको समझिए, इससे नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो बनी रह सकती है, बिल्कुल बनी रह सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर, लिबरल डेमोक्रेसी जो होती है बेटा, यहां पर देखिए लिबरल डेमोक्रेसी टिकी इसी पर होती है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो। जब थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी क्या रहेंगे बच्चों, अलग अलग रहेंगे, तो आदमी की लिबर्टी रहेगी, किसी एक की अथॉरिटी नहीं होगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आंसर ए नहीं है, आंसर डी है। देखो यहां दो हिंट दिए हैं, बी में लिखा है सेंट्रलाइज ऑफ पावर और डी में लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमारे लिए हिंट क्या है कि ए नहीं डी है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी में आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आता है, लेकिन खाली जुडिशरी में खाली जुडिशरी आता है। प्लस बी और सी में बी और सी में आपको हिंट दिया है कि मैं दो एक जैसे क्लोज ऑप्शन बना रहा हूं, आई एम गिविंग इट टू क्लोज ऑप्शन। वो यहां पर दो टू क्लोज ऑप्शन बना के उसने हमको हिंट दिया कि बेटा इसको और इसको आप प्लीज पढ़िएगा, और यहां से हमारा आंसर निकल सकता है। तो कमिटेड जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर कवर होता है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमको हिंट करती है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको डी बना जाएगा। इसीलिए वेट, रिलैक्स, पहले वाले से थोड़ा देखकर, होलिस्टिक को समझकर अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरा आंसर निकलने की ज्यादा संभावना है। आशा करता हूं ये जो छोटे छोटे टिप्स बिट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। अब आइए आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। कुछ और 3-4 क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट, अभी बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसके अंदर है, वायलेट किसको करता है। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है, ये अगर पूछे कि एज अ कॉन्सेप्ट वो किसको डील करता है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखता है। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी में नहीं दिया गया है। पहली स्टेटमेंट ध्यान से देखो, कहां दिया गया है, डीपीएसपी। यहां हमें देखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट कहां पर कैप्ट किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो एज अ कॉन्सेप्ट इस पे दिया गया है। तो इस चीज को आप क्या करिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप पहले पे पकड़ लाएंगे, यहां लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है। अगर यहां बोले वो कॉन्सेप्ट में कहां दिया है, किसको वायलेट करता है एज अ कॉन्सेप्ट, तो भाई इक्वालिटी को वो डिसलॉज करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं हुई है, और यहां डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट ऑप्शन। किस पर जाइए, डायरेक्ट ऑप्शंस पर जाइए, जो मोर क्लोजर हो। ये बात आपको समझ में आनी होगी कि हमें क्लोजर ऑप्शन पर जाना चाहिए। अच्छा, अब आइए यूपीएससी का रीजनिंग का सवाल 92 नंबर, कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। यूपीएससी इस सवाल को ऐसे बहुत पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये इन्फोर्सेबल है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, पार्ट नहीं है। डीपीएसपी पार्ट है, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो रीजनिंग का सवाल है बेसिकली ये क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। तो भारत में हमें पता है कि लीगल राइट है और सबके लिए है, पर्सन के लिए है, सिटीजन प्लस दोनों के लिए है। कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही स्टेटमेंट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो अब देखो, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, पहली स्टेटमेंट पर ओपन रहा करो। लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, अब यहां सिटीजन और एनी पर्सन पर खेल रहा है। फंडामेंटल राइट ये तो हट गया, सबसे पहले इसे उठाओ। अवेलेबल टू एनी सिटीजन, नाइदर टू फंडामेंटल राइट नॉर अ लीगल राइट। इस फॉर्मेट को देखो, कई सवाल आते हैं, क्या भारत में किसी की प्रॉपर्टी विदेशी भी है तो आप ऐसे ही छीन लोगे क्या? नो, इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से राइट सिटीजन को हैं, कौन से राइट उसको हैं। और भारत में सिर्फ आपने पढ़ा है 19, 15, 16, 19, 29, 30, यही अवेलेबल है फंडामेंटल राइट्स पे सिटीजन को। और ये तो अब राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट बन गया है। और लीगल राइट तो सभी को होते हैं, कंपनी को भी लीगल राइट होते हैं। अब ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। ओनली देखिए, नाइदर देखिए, दो ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए। फंडामेंटल राइट है नहीं, वैसे ही आप काट देंगे। अब ये सवाल हो गया। अब यहां गलत के लिए क्या लिखा गया है, ओनली लिखा गया है, तो बचा क्या? ये इस तरह से आपको सोचना है। अब 94 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का इस पूरे उसका। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, इसके बारे में ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहता है आपका क्वेश्चन?
ये कहता है भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड टाइटल अंडर 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कहां से हो गए भाई? आर्टिकल 18 के अंदर हमने पढ़ा है कि टाइटल नहीं दिए जाएंगे, और ये तो टाइटल नहीं है, ये तो अवार्ड्स हैं, और अवार्ड्स और टाइटल नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। दोनों को जोड़ दिया गया है। क्या लिखा है? टोटली, जैसे ब्लैक को व्हाइट लिखते हैं वैसे लिखा गया है। तो आप सीधा ही क्या कर सकते हैं, क्या पूछा है, लेकिन नॉट लिख सकते हैं, तो ये नॉट है, तो ये कट जाएगा, पर अभी हम ओपन रहेंगे। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंसुलेटेड इन ईयर 1944 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अब यहां ओनली पूछा है और वंस पूछा है। अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो वहां ये स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन ये 2 टाइम्स क्या किए गए हैं? सस्पेंड किए गए हैं। यस, इससे क्या साबित होता है? डिलिमिटेशन कितनी बार बना, नंबर भी यूपीएससी इंटरेस्टेड है पूछने में, हाउ मेनी टाइम्स। यहां वंस लिख दिया और वैसे है 2 बार, और आप लक्ष्मीकांत में ये पढ़ते नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आपकी लक्ष्मीकांत तो एक ही बार कहती है, पर एक्चुअली ये 2 बार हुए थे। पद्मा अवार्ड सस्पेंडेड ट्वाइस, बने हैं ये 94 में, पर इस नंबर पर खेल दिया। एक 97 टू 1980, और फिर 92 टू 95, 93 से भी इसमें आता है। पहला जनता पार्टी, सेकंड सस्पेंशन यहां पर हुआ था, और इवेंचुअली ये 96 में रिवाइव हो गए थे। तो आपने क्या देखा कि यूपीएससी इस तरह के फॉर्मेट से भी क्या करता है, क्वेश्चन निकाल देता है। तो 2 भी गलत है, अब 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, हमको नहीं पता, पर हमने ऐसा कुछ पता नहीं, क्या नहीं किया है, हम ऐसा कुछ जानते नहीं, पर यहां लिखा है रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, पर्टिकुलर ईयर में 5 ही दे सकते हो। तो हमें क्या रहना चाहिए इसके लिए? ओपन रहना चाहिए। तो यहां देखिए 3 रेसिपेंट होना चाहिए। However, this is a guideline rather than a strict level allowing an exception. तो क्या है? गाइडलाइन है ये, एक्सेप्शन भी इसका हो सकता है। 2024 में 5 दिए गए, क्या दिए गए? 5 दिए गए। अब तक 53 इंडिविजुअल को दिए जा चुके हैं। अब देखिए, तो ये भी गलत हो गया, तीनों स्टेटमेंट गलत है। अब आपको यहां नोट पढ़ना है। आखिरी क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता है, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी। भैया 2 वर्ड बाद में रुक आए हैं, उनको काट लो। यहां पे एक वर्ड कम है। इंडिया वॉज अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये था ओरिजिनली। और फिर कौन से वर्ड बाद में ऐड किए गए? सोरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो काटना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और लेस इंफॉर्मेशन, और कौन सी डेट को पूछ रहा है। ये बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जुड़े हैं। तो आपने ये सवाल देखे, आपने आज क्या समझा? आपने स्टाइल समझा, अप्रोच समझा, हिट कैसे करते हैं ये समझा। इसको रिवाइज कीजिएगा। आपका जरूर, अगर आपने पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री, लक्ष्मी और बाकी चीजें पढ़ ली तो आपको जरूर एज मिलेगा 30 to 40 मार्क्स का। जरूर इसी तरीके से पढ़िए। पढ़ाई इसका एक पार्ट है, क्वेश्चन बनाना एक पार्ट है, अप्रोच लेना दूसरा पार्ट है। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 2 आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। अब मुलाकात आगे होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।